ये जो आज की ग्राम सभा है, ये पारंपरिक रूढ़िवादी ग्राम सभा है, सबसे बड़ी ग्राम सभा है। इस ग्राम सभा का निर्णय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सरकार नकार नहीं सकती, इतनी पावरफुल ग्राम सभा है। आज बैठे हम लोग है ना, इस ग्राम सभा को हम लोग समझ नहीं पाए, थोड़े दिन अभी तक समझ नहीं पाए, अब धीरे धीरे बैठने लगे। बहुत अच्छा संदेश है। आज आप वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं कि इस देश से आदिवासियों को मिटाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। आज सिर्फ ये हमारे रीति रिवाज को जिंदा रखना, साथ ही साथ आदिवासी को जिंदा रखने की बात करने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं। इसलिए मैं, जो देश हमारा है वो संविधान से चलता है और संविधान में आदिवासियों को विशेष अधिकार दिए हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपरा बाकी दूसरे लोगों से अलग है, इसीलिए इस देश का आदिवासी आदिवासी है। ये मानते हो आप लोग? क्योंकि हमारा जो रीति रिवाज है आदिवासियों का बाकी दूसरे लोगों से अलग है, हमारी व्यवस्थाएं अलग है, हमारी परंपरा अलग है, इसीलिए हम इस देश के आदिवासी हैं। और इस देश का जो आदिवासी है, इस देश का मूल मालिक भी है, ये सुप्रीम कोर्ट के इस चीज को आपको समझना होगा। इस जो आज हम लोग रूढ़ी ग्राम सभा बैठे हैं, तो इसी देश में एक सर्वोच्च कोर्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2011 को जजमेंट दिया था, 5 जनवरी को, ठीक है, 5 जनवरी 2011 को जजमेंट दिया और उसने ये कहा कि इस देश में रहने वाला 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। ठीक है, तो आप सब मूल मालिक हो, इसलिए आप सभी को जोहार और जय आदिवासी। अब मैं मेरी बात कहना शुरू करूंगा कि ये देश संविधान से चलता है। इस संविधान में बहुत सारी व्यवस्था दी गई है और यही व्यवस्था में हमारे आदिवासियों के लिए एक अलग व्यवस्था दी गई है जिसको रूढ़ी ग्राम सभा बोलते हैं, जो आज यहाँ बैठी हुई है। और ये रूढ़िगत ग्राम सभा भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(3) क में है। काय में है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(3) क में है। इसके द्वारा जो फैसला लिया जाता है उसको सरकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी नकार नहीं सकता। इतनी पावरफुल ग्राम सभा है, इसलिए इसको बरकरार रखना है, हमको इसको जिंदा रखना है। आज युवा पीढ़ी भूल चुकी थी कि रूढ़ी ग्राम सभा भी कुछ होती है, लेकिन आप सब पटेल, डाहला, गांव सरपंच, प्रतिनिधि सब उपस्थित होकर इसको जिंदा किया, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं आप सभी को इसीलिए दौड़ के आया कि आज मेरा समाज, इस देश का मूल मालिक एक जगह पे इकट्ठा होकर बहुत अच्छा निर्णय लेने जा रहा है। दूसरी बात, जो बाकी की चीजें तो हो गई कि शादी में क्या करना है ना, दाढ़े में क्या करना है, सब हो गया। अब आगे बात आती है हमारी जमीन बचाने की, क्योंकि आदिवासी तभी जिंदा बचेगा जब जमीन बचेगी। और आपकी जमीन फैक्ट्री के नाम पे, बांध के नाम पे या रोड के बनाने के नाम पे आपकी जमीन आपसे छीनी जा रही है। धीरे धीरे करके सब जगह लोग घुस रहे हैं, क्योंकि इस देश में अगर किसी के पास जमीन बची है तो वो आदिवासी है। उसके बाद किसी के पास जमीन नहीं है, वो खरीद के लेता है। हमारी पुश्तैनी जमीन है, हमारे पुरखों की जमीन है, जिसमें भाई भाई के भी हिस्से हुए, तब भी हमारे पास जमीन का टुकड़ा है, आज भी है। उस जमीन को बचाने की बात भी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन बचेगी तो हम वहां रहेंगे। नहीं तो वो सरदार सरोवर बांध बना तो बड़वानी के 92 गांव विस्थापित हो गए। यहाँ से कहाँ गए? गुजरात गए। एक का घर वहाँ, एक का घर वहाँ, तो वो सब अपने रीति रिवाज भी भूल गए, न परंपरा भी भूल गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा गांव, हमारी जहाँ गांव रहेगा वहाँ हम भाई भाई, हमारे परिवार के लोग रहेंगे, हमारे रिश्तेदार रहेंगे, वहाँ पे हमारी रीति रिवाज, जो परंपरा जिंदा रहेगी। तो जो ग्राम सभा है, रूढ़िगत ग्राम सभा, अभी एक पैसा एक्ट आया, पैसा एक्ट के ग्राम सभा उतनी पावरफुल नहीं है जितनी पावरफुल ये रूढ़िगत ग्राम सभा है। ये रूढ़िगत ग्राम सभा हमारे जो क्रांतिकारी थे, पुरखे थे, नहीं सामाजिक देखिए, मेरी बात सुनो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये समाज की भी बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं, संविधान की बात कर रहा हूँ। तो हमको रूढ़िगत ग्राम सभा को समझना पड़ेगा कि पैसा एक्ट के ग्राम सभा में अलग थोड़ा सा रूल है, लेकिन रूढ़िगत ग्राम सभा जो हमारे पुरखे थे वो ब्रिटिशों से लड़के ये रूढ़िगत ग्राम सभा बना के गए थे, जो संविधान में है। और इस संविधान की बदौलत आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो इस ग्राम सभा, आपको एक काम ये करना है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अगर आपसे जमीन मांगी जाती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सार्वजनिक उपयोग के लिए अगर वो आ रही है तो आपकी जो ग्राम सभा है वो अनुमोदित करके उसको जमीन दे, अन्यथा नहीं दे, क्योंकि वो जमीन बचाने के लिए रखे। क्योंकि रूढ़िगत ग्राम सभा में ये लिखा है कि गांव के सीमा के अंदर आने वाली जो जमीन है, आपकी ग्राम सभा है,
ग्राम पंचायत है, उस सीमा के अंदर आने वाली जितनी भी जमीन है वो पूरी की पूरी जमीन ग्राम सभा की है। वो किसी सरकार की नहीं है, ना प्रशासन की है। ये संविधान में लिखा है। तो वो जो आपकी जमीन है, आपकी मर्जी के बगैर अगर कोई छीनता है तो उसको ना लेने दें, क्योंकि वो आपकी वंशानुगत भूमि है। वो इसलिए रखी गई है क्योंकि किसी के पास अगर जमीन कम है और उसके बच्चे ज्यादा हो गए और धीरे धीरे करके उसके हिस्से होने लगे और आपकी जमीन खत्म हो गई, तो ग्राम सभा उसको अपना जीवन यापन करने के लिए, अपनी खेती बाड़ी करने के लिए उस ग्राम सभा की भूमि में से कुछ हिस्सा उसको जीवन यापन करने के लिए देते हैं। इसलिए वो जमीन हमारी ग्राम सभा की है। इसलिए वो जमीन को हमको समझना पड़ेगा कि जिस जमीन पे हम लोग जिंदा है वो जमीन है किसकी, ये संविधान बोलता है ना। मैं किसी चीज दूसरी चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आदिवासियों को बचाने की बात कर रहा हूँ और ये आदिवासियों की बात है, इसको समझना पड़ेगा। माननीय तहसीलदार महोदय साहब भी यहाँ बैठे हैं। इनका भू राजस्व संहिता 1959 चलता है, उसके तहत धारा 57 में सर, धारा 57 में एक चीज लिखी हुई है कि इस प्रदेश और प्रदेश में जितने भी भूमि है, जो भूस्वामी है, उसके अतिरिक्त जो भूमि वो सरकार की होगी, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन उसके नीचे एक और नोट लिखा हुआ है, परंतु अगर इस भू राजस्व संहिता बनने से पहले कोई कानून अगर यहाँ पे चलता था तो उस कानून को यह संहिता शून्य नहीं करेगी, उसकी जमीन उसी के पास रहेगी। ऐसा धारा 57 भू राजस्व की संहिता में लिखा हुआ है। और जो लिखा है वो रूढ़िगत ग्राम सभा के लिए लिखा है कि रूढ़िगत ग्राम सभा जहाँ पे चलती थी वहाँ पे भू राजस्व संहिता लागू नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज हो गई जमीन के बाद। अब आते हैं अपन थाने और कोर्ट में जो हमारे लोग जाते हैं। आप लोगों को जितने भी एफआईआर होती है, जितने भी प्रकरण होते हैं क्या साहब, वो सीआरपीसी आईपीसी के तहत होते हैं। और इस देश का संविधान और संविधान के साथ में आईपीसी और सीआरपीसी की जो बुक है उसमें स्पष्ट लिखा है कि आदिवासियों पर सीआरपीसी आईपीसी की धारा लागू नहीं होगी जब तक कि वहाँ की ग्राम सभा ये नहीं बोलती कि इसके ऊपर एफआईआर करना। लेकिन ये फर्जी एफआईआर हो रही है, जिसके कारण हमारा समाज गड्ढे में और कर्जे में जाता जा रहा है। आज थाने पे जाओ तो थाने पे पैसे, कोर्ट में जाओ तो वकील के पैसे। हमारा एक तो व्यक्ति अंदर, दूसरा घर परिवार पूरा डिस्टर्ब, उनके लिए पैसे की जुगाड़ करता है तो कर्जे में जाता है। तो वो कर्जा अब खत्म करना, जैसे कि अभी यहाँ पे निर्णय हुआ कि जब भी कोई झगड़ा होगा, कुछ भी होगा, सबसे पहले उस ग्राम सभा को बताना है जो रूढ़िगत ग्राम सभा होगी। और रूढ़िगत ग्राम सभा से अगर निर्णय नहीं होता है तो ऐसे ही और हमारे आसपास के गांव के जो पटेल वार्ता, जो बाकी की ग्राम सभा 4-5 गांवों की ओर बुला के वो सामूहिक निर्णय ले कि इसके ऊपर क्या दंड होना चाहिए, क्या फैसला होना चाहिए। और ये जो फैसला है हमारे क्षेत्र में, हमारे घर पे हो जाना चाहिए। ये बात थाने और कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए। तभी हमारा समाज सुधरेगा, तभी हम लोग व्यवस्थित हो पाएंगे। ये हमारे रीति रिवाज है। अब ये जो किताब है इसके तहत पुलिस वाले समाज की बात है। नहीं, देखो ये इसी के कारण क्या होता है, बोलो। अभी जो निर्णय हुआ उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो रूढ़ी देखो जो रूढ़ी ग्राम सभा है वो सबसे पावरफुल है। इसलिए जो अभी निर्णय हुआ था ना कि हमको थाने पे नहीं जाना है, सबसे पहले हमारी ग्राम सभा निर्णय लेगी। और उसके लिए आप लोगों को एक काम करना है, बस एक वादा करना, सब अपने अपने गाँव में जाना, अपने अपने गांव की 13-3 के तहत रूढ़ी ग्राम सभा का गठन करना। उसमें एक तो गांव पटेल, गांव वार्तिया, गांव पुजारा, गांव डाहला, गांव कोटवार और 3 ऐसे लोगों को रखना जो संविधान का नॉलेज रखते हो। उसको ग्राम सभा का अध्यक्ष बनाना, एक सचिव बनाना, ताकि आपकी जो समस्या है वो समस्या ये बता पाए। पढ़े लिखे जो साथी हैं उनको एक को उस ग्राम सभा का अध्यक्ष बनाना, ताकि जो गांव की समस्या है उसका निपटारा अपने गांव में ही करें। अपने गांव में जब तक निपटारा शुरू हो जाएगा तब हम लोग बहुत ताकतवर हो जाएंगे। बहुत ताकत है, अभी भी हमारे पास बहुत ताकत है, लेकिन उसको हम लोग समझ नहीं पाए। आज जरा सी बात पे उठ के हम लोग जरा सा कुछ कराने के थाने पे 100 डायल लगा देते, सब कुछ कर देते। भाई गांव के लोग बैठे हैं और गांव के लोग कोई दूसरे लोग नहीं है, हमारे अपने लोग हैं, अपने काका बाबा लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं। परिवार के बीच में सब कुछ चलता रहता है। एक घर में बर्तन रहते हैं तो बचते हैं, अपन भी मानते, थोड़ी बहुत चीजें होती रहती है, उसका निपटारा गांव में होना चाहिए। अगर गांव के लोगों से नहीं मान रहा तो जैसा कि भैया ने बताया आज निर्णय हुआ,
अगर दोनों ग्राम सभा उसे नहीं मान रहा तब हम थाने पे बोल दे कि भैया इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखो आप, ये अब हमारे से नहीं मान रहा है तो आप इसको अंदर डाल दो। ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ये व्यवस्थाएं जो है ये हमारे पुरखों की व्यवस्थाएं। हमारे पुरखे कई अनपढ़ नहीं थे, वो हमारे पुरखे इतने समझदार थे कि आदिवासियों के लिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्था बना के गए। अभी भी आप देखे होंगे कि आदिवासी समाज में बेटियों को संपत्ति में अधिकार नहीं है। हम लोग हमारी संपत्ति में बेटियों को हिस्सा देते क्या? नहीं देते ना। हम लोग हमारे संबंध जो हमने बनाए हैं संबंधी से, अगर बेटी अगर किसी के यहाँ दी है तो उससे हम लोग लेन देन का जो भी हमारे यहाँ पत्ता है उसको अनाज देने का ये व्यवहार रखते हैं। अगर हमारे पास जमीन है और हम कमा खा रहे तो हम लोग क्या करते हैं, चांदी का कड़ा या तागली या कुछ लेके देते हैं। ये हमारा व्यवहार है। और बाकी दूसरे समाज में संपत्ति में भी अधिकार होता है। तो उनको पता था हमारे पुरखों को कि हमारी अगर बहू बहन बेटी अगर किसी और के यहाँ चले गई तो जो आदिवासी की जमीन है वो जमीन में अगर हिस्सा देने लग गए तो जमीन उस गैर आदिवासी की हो जाएगी। इसलिए हमारे पुरखे इतने समझदार थे तो पहले से व्यवस्था बनाई। ये व्यवस्थाएं हैं। तो जो पुरखे थे वो बहुत दिमागधारी थे, वो पहले से ऐसा व्यवस्था बना के गए। वही व्यवस्था हमारी संविधान में है। इसलिए आदिवासियों पर जो हिंदू विवाह अधिनियम है, ये जितने भी कानून है वो लागू नहीं होते हैं। फिर भी अगर संसद में कोई कानून पारित होता है और ये कहा जाता है कि आदिवासी क्षेत्र की जमीन छीनी जाएगी या ये आदिवासी क्षेत्र से बाहर कर दिए जाएंगे, तो आपकी जो ग्राम सभा है जो आज बैठी है, यही ग्राम सभा अगर निर्णय ले ले और बोल दे कि उस जो संसद में पारित कानून है उसको हम नहीं मानते, तो तत्काल वो कानून इस ग्राम सभा के माध्यम से शून्य हो जाएगा। इतनी बड़ी ताकत है आप लोगों की। ये मैं सिर्फ आप लोगों को इसी आज की ग्राम सभा की ताकत बता रहा हूँ। और यही ग्राम सभा आपको गांव गांव में बनाना है, अपने अपने ग्राम सभा बनाना है ताकि सभी निर्णय अपने गांव में लो। बस मेरा इतना सा निवेदन है। बाकी मैंने अगर कुछ गलत तो नहीं कहा होगा, क्योंकि मैं भी आप सब समझ रहा हूँ, पढ़ के सब देख रहे हैं कि हमारी व्यवस्था क्या है। उस व्यवस्था को आपको बताया हूँ। बस इससे ज्यादा तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि समय बहुत हो रहा है और बोल भी रहते हो। सर लोग भी बैठे हैं। क्योंकि सर मेरा किसी को आहत करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो आदिवासियों की व्यवस्था है उस आदिवासियों की व्यवस्था पे प्रशासन भी सहयोग करते हुए हमारे साथ काम करे, ये हम लोग चाहते हैं। प्रशासन को भी हमारा सहयोग करना चाहिए क्योंकि हम लोगों की व्यवस्थाएं हैं। अगर कानून व्यवस्था ये कानून में व्यवस्था नहीं होती तो हम आज बात ही नहीं करते, आज यहाँ बैठ भी नहीं रहे होते। क्योंकि ये हमारी व्यवस्था जैसी व्यवस्था हमारे पुरखे, क्योंकि ये कानून तो बाद में बना 1950 में, और ये जो आज बैठे हैं ना ऐसे हमारे ढाले पहले भी बैठते थे, वही व्यवस्था आज तक। तो हम कानून के पहले लोग हैं, इसलिए हम इस देश के मूल मालिक हैं और हमारी व्यवस्था अलग है। उस व्यवस्था को बनाए रखना बस आप सभी से मेरा इतना ही निवेदन है। सभी को जय आदिवासी। यहाँ थाने पर सभी गांव वालों से आप पूछ लो कि